सिद्धेभ्यः सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये अवसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय विलीनवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् सुवर्णं वोच्चम। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है और हम पृष्ठ संख्या 244 पर आ गए 244। आवाज आ रही कुछ? देखो, अभी तक हमने पल्ले की बात देखी। हेलो। पल्ले ने वो गड्ढा करना, रोमखंडों से भरना, 100 साल के बाद निकालना। 3 प्रकार के पल्ले भी देखे, नाम याद है? 3 प्रकार के पल्ले। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। कौन कौन से हैं अमन? व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले। अभी सागर की बात चलेगी। 10 कोड़ा-कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। दस कोड़ा-कोड़ी पल्लों का एक सागर है। तो ये कैसा नाप निकालना? तो पल्ले का अभी हमें हमारे पास जो सागर है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें ऐसे पल्ले कितने आ जाएंगे? 25। सागर में ऐसे कितने पल्ले आएंगे उसका भी हम हिसाब करेंगे। देखो, यहाँ हम देख रहे हैं 244 पृष्ठ पर तीसरा पैराग्राफ। यहाँ लवण समुद्र की उपमा है। जब सागर कहते हैं तो कौन से सागर? क्योंकि यहाँ तो असंख्यात सागर है, तो यहाँ लवण समुद्र की उपमा है। यानी एवरीथिंग इज काउंटेड इन लवण समुद्र। हाँ, लवण समुद्र। इसे पल्ले के लिए 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंडा गड्ढा किया था और उसमें रोमखंड हमने देखे थे। और यहाँ सागर की उपमा है, तो कौन से सागर की उपमा है? तो लवण समुद्र की। 1 योजन निकालो पृष्ठ संख्या, वहाँ फिगर लिखिए 241 पृष्ठ पर। ये प्रमाण योजन है, 1 योजन और 1 योजन। देखो, यहाँ लवण समुद्र की उपमा है, इसलिए इसका नाम सागरोपम है। हम सागर और पल्ले कहते हैं, परंतु उसका नाम क्या है एक्चुअल? सागरोपम, पल्योपम। ये पम क्यों लगाया? उपमा, सागर प्लस उपमा, सागरोपम। पल्ले की उपमा, उपमा यानी सिमिली। गड्ढा करते उसकी सिमिली दी है यहाँ पर, तो उस काल के नाप को यहाँ क्या कहेंगे? पल्योपम। और यहाँ लवण समुद्र की उपमा दी है तो उसको कहेंगे सागरोपम। सो इसकी उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति ने एक कैसा तैयार हुआ, कैसे नापना, उसको बताएंगे। लवण समुद्र की बाहरी सूची 5 लाख योजन। बाहरी सूची का अर्थ क्या है? आउटर डायमीटर। क्योंकि बीच में 1 लाख योजन का तो जम्बू द्वीप है और दोनों ओर जो विस्तार है उसका 2-2 लाख है। तो ऐसा अगर हम बाहरी डायमीटर देखते हैं तो 5 लाख योजन बाहर वाले, उसको 5 ल कह दिया। क्योंकि अभी हमें जो कोई गणित सिखाएंगे तो शॉर्ट में होगी तो
जल्दी ख्याल में आ जाएगा। तो 5 लाख के बदले 5 ल लिख दिया। आदि की सूची 1 लाख योजन, ये वाली, ये आदि की सूची है ना, इनर डायमीटर 1 लाख योजन है ना, बीच में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के आउटर है। हाँ, हम लवण समुद्र को देख रहे हैं ना, इसके अंदर के लिए ये लवण समुद्र है। ऐसा इनको मिलाने पर 6 ल, दोनों को मिलाया तो 6 ल हो गया। आधे व्यास का प्रमाण 1 लाख से गुणा करने पर 6 ल, 6 ल को ल से गुणा करना। आदि चाहिए, आदि शब्द चाहिए। आधी व्यास, आदि इंटरनल आधे व्यास, आधे की जगह पर आधे यानी हाफ। हाँ, आधे माने हाफ। बट 1 लाख तो यहाँ 2 लाख विस्तार है ना, इसमें से आधा लिया। कैसे लिया? आधे व्यास का प्रमाण 1 लाख से गुणा करने पर 6 ल। देखिए 2 और 1 ऐसे तो 5 ही होगा। 1 लाख न्यूटन जम्बूद्वीप और दोनों 2-2 लाख न्यूटन, 2-2 लाख है, तो टोटल 5 लाख हुआ। तो ये 6 लाख है। उसमें से फिर माइनस कुछ करेंगे। मैं बहुत सोचा तो मेरे को आदि शब्द लगा इसलिए। आधी, आदि व्यास माने आदि व्यास। हाँ, पहला व्यास। अच्छा, पहला व्यास। और नहीं तो इनर व्यास। व्हाइट काला कुछ भी निकालना। नहीं वो मेरा है तुमसे, हाँ, ये तुम्हारा है कि मेरा? 256 पे आए ना वो। यहाँ ये बता रहे 5 + 1 = 6। हाँ, आधे व्यास का प्रमाण 1 लाख से गुना करने पर 6 ल, पुनश्च इसके वर्ग को 10 गुना करते हैं तब करणीय रूप सूक्ष्म क्षेत्र होता है। 6 ल। हाँ देखो, आधा व्यास का प्रमाण ये 6 लाख कैसे दिया? बता दो। 5 ल + 1 ल किया उन्होंने। वो 1 लाख तो वही है ना। 5 लाख में 1 लाख ही आता है। लवण समुद्र की बाहरी सूची 5 लाख योजन, हाँ, आदि की सूची 1 लाख योजन। पर वो 1 लाख जो तो अंदर ही है, 5 लाख में। तो उसके अलग है ना? पूरा पढ़ेंगे हम इसको। हाँ, इनको मिलाने पर 6 ल, आधे व्यास का प्रमाण 1 लाख से गुणा करने पर 6 ल। पुनश्च इसके वर्ग को 10 गुणा करते हैं तब कर्णी रूप सूक्ष्म क्षेत्र होता है। यानी जो हमने देखो क्या किया, पहले 6 ल निकाला, आधे व्यास के प्रमाण से गुणा करने पर 6 ल आया। इसके वर्ग को 10 गुणा करने पर कर्णी रूप सूक्ष्म क्षेत्र होता है, यानी वर्ग रूप क्षेत्र मिला। 6 ल 10 और इसके वर्गमूल प्रमाण लवण समुद्र का सूक्ष्म क्षेत्रफल है। यानी उसमें 5 लाख में 1 लाख क्यों मिलाया, ये प्रश्न था अपना, है ना? और आधे व्यास को क्यों 1 किलो लिया? क्योंकि उसका विस्तार, व्यास यानी विस्तार, लवण समुद्र का विस्तार कितना है? ये बाकी आप जो व्यास, अच्छा सूची और व्यास आप अलग अलग करते हैं। हाँ, ठीक है। व्यास यहाँ कहते हैं, सब जगह व्यास कहा है उसको, पर एक्चुअली वो एक बाजू का विस्तार होता है। वो बराबर। सूची माने आउटर है। हाँ, सूची आउटर डायमीटर है, वो तो पूरे एक एज से दूसरे एज तक लिया।
एक एज से दूसरे एज तक लिया है और ये एक एज से दूसरे एज तक लिया है। क्षेत्रफल सूक्ष्म इन्हें एक होता है स्थूल रूप से कथन करना, एक होता है सूक्ष्म एग्जैक्ट फिगर। अब ये जो 6 ल और 10 आया है, इसका अर्थ है आपस में गुणा करना है। 6 ल गुणा 6 ल गुणा वर्ग हो गया, करनी हो गई। ये वर्ग रूप आया। हाँ, अब इसको इसका गुना 10। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें लवण समुद्र का क्षेत्रफल मिलेगा। पूरा पढ़ो तो याद आएगा। जैसे माने मैथमेटिक्स माने यहाँ जो लिखा है वो तो सही है। मैथमेटिक्स से अगर आप निकालो तो भी यही है। हाँ। कोई हाँ। मैंने भी निकाला यहाँ सामने निकाला। मैंने जीवन स्क्वायर फार्मूला लगाया। हाँ। अंदर का जम्बूद्वीप का मैंने 1 लाख को जीवन मान लिया तो पाई वाले को D2 मान लिया। तो सूत्र लगाना 5/4 D2 स्क्वायर मैंने जीवन स्क्वायर। अब D2 की वैल्यू अपन ने जो है वो लेते हैं 5 लेते हैं और उसकी 1 लेते हैं। हाँ। वही जो है अपना 6 तो 25 आ जाता है। माने 25 में से एक बात करो तो 24 आ जाए। वो 4 से भागो तो 6 आ जाता है। तो 6 से ले लो। वही होना, उसमें से माइनस करना है। एक्चुअली इन्होंने अलग पद्धति से ले लिया। यानी आउटर यहाँ का पूरा निकाल कर, यानी पूरा उन्होंने ऐसा निकाला हाँ, पूरा और उसमें से ये इनर वाला माइनस करना, वही करना। फार्मूला वही हो गया। तो इसके वर्गमूल प्रमाण लवण समुद्र का सूक्ष्म क्षेत्रफल है। उस करनी रूप यानी उसका वर्ग रूप लवण समुद्र के क्षेत्रफल को पल्य का गर्त 1 योजन मात्र, उसका करनी रूप सूक्ष्म क्षेत्रफल 1 योजन के वर्ग के 10 गुणा को, ये हमने निकाला था ना गोल, किसी गोल क्षेत्रफल का हमको क्षेत्रफल निकाल, गोल क्षेत्र का, जैसे हमने वहाँ 1 योजन वाला निकाला था सिलेंडर के पहले। निकालो पेज नंबर 241। हाँ 241। देखो करण रूप द्वारा, करण सूत्र द्वारा गोल क्षेत्र का फल यानी क्षेत्रफल प्रथम ही लाते हैं। इस सूत्र का अर्थ व्यास के वर्ग को 10 गुणा करने पर वृत्त क्षेत्र का करनी रूप परिधि होता है, यानी वर्ग रूप परिधि मिलता है। परिधि यानी परिख, सरकमफरेंस। आगे 3rd लाइन पढ़ो। हाँ अभी देखो, व्यास के चौथे भाग से परिधि को गुणित करने पर क्षेत्रफल होता है। पहले क्या किया था, व्यास यानी डी स्क्वायर इंटू 10 किया ना, डी स्क्वायर इंटू 10, ये क्या हुआ, परिघ आया, परंतु वर्ग रूप परिघ का वर्ग आया। अभी उसको D4 से मल्टीप्लाई, एक मिनट, D/4 व्यास के चौथे भाग से परिधि को गुणा करने पर इसका वर्गमूल निकाला ना, और व्यास का चौथा भाग D/4 इससे गुणा करना। यानी इसका रूट D आया, फिर यानी D स्क्वायर आया ही है यहाँ पर। और रूट 10 का वो लोग ने ले लिया 19/6। हाँ, यानी ये D स्क्वायर आया, 19/6 आया, और यहाँ 4 है ही, यानी 19/24 आया था, 19/24 आया था। D यानी व्यास, डायमीटर। और हमारा सूत्र क्या है, D स्क्वायर। अपने गणित में पाई हाँ पाई D स्क्वायर यही आया ना, 19। रूट 10 ले लेते हैं। हाँ रूट 10 ले लिया उन्होंने। नहीं है। 22 सप्तमांश
22 सप्तमांश हम निकालते हैं उसको, यानी डी स्क्वायर पाई बाय 4 ऐसा होता है ना अपना। हाँ, ये पाई की साइन है अपने गणित में। तो ये हमने वहाँ निकाला था, वही यहाँ फिर दोबारा बोलो। हाँ आया है। हाँ वहाँ 3 टाइप अलग अलग बताए। वहाँ तो एक तो स्थूल कथन है, फिर थोड़ा मध्यम है, और ये एकदम सूक्ष्म कथन, 3 कथन आते हैं। हाँ रूट 10 से गुणा कर दो, और बाद में 16 स्क्वायर इंटू 16 माइनस वो दोनों निकाल के बताया वो है। हाँ हाँ आपको वो सब याद है। हाँ ये जो है अपने क्या 4 में है। देखो ये 6 ल 10 आ गए। कर्णी रूप आया है एक क्षेत्र, कर्णी रूप आया है तो उसको हम स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसके वर्गमूल प्रमाण लवण समुद्र का सूक्ष्म क्षेत्रफल है। उस कर्णी रूप लवण समुद्र के क्षेत्रफल को पल्य का गर्त 1 योजन मात्र, अभी जो पल्य के लिए जो हमने गर्त निकाला था 1 योजन, उसका कर्णी रूप सूक्ष्म क्षेत्रफल 1 योजन के वर्ग के 10 गुणा को योजन के चौथे भाग के वर्ग का भाग देने पर जो हो उस प्रमाण है, तो उसका भाग देना। 1/4 इंटू 1/4 इंटू 10 से भाग दिया। 1/4 इंटू 1/4 क्यों किया? देखो गर्त कितना 1 योजन वाला, उसका कर्णी रूप सूक्ष्म क्षेत्र कितना है 1 योजन के वर्ग के 10 गुणा को योजन के चौथे भाग के वर्ग का भाग देने पर। अभी हमने जो देखा ना, योजन के चौथे भाग का वर्ग का भाग देने पर जो हो उस प्रमाण है। तो ऊपर अभी हमारी वैल्यू कितनी थी 6 ल गुणा 10 डिवाइडेड बाय 1/4 गुणा 1/4 गुणा 10। हम करेंगे ना यहाँ पर, अभी आगे पहले वाली बात अभी तो भूल जाओ। 6 ल को हमने ल से गुणा किया तो 6 ल इंटू ल आ गया, तो उसको ऐसा लिखेंगे हम 6 ल। इसका वर्ग करके इसको 10 गुना करना है। वर्ग करने के लिए उसी संख्या से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 ल मल्टीप्लाइड बाय 10। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा। तो अभी हम ऐसा लगते बाद में उसका वर्गमूल निकालेंगे। ये कर्णी रूप सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात चल रही है, यहाँ तक समझ में। ये तो हुआ समुद्र का। अब उसको हम गड्ढे के प्रमाण में उसको डिवाइड करना है। लवण समुद्र का, अभी लवण समुद्र का एक क्षेत्रफल निकला, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो लवण समुद्र का हमें क्षेत्रफल मिलेगा। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास 144 आम है, हमें उसको डजन में करना है। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ही समुद्र को हमें उसमें कितने गर्त समा जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय गर्तों का क्षेत्रफल। गर्त यानी गड्ढा, पल्य। खाड़ो देखो लवण समुद्र का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय पल्य का क्षेत्रफल।
तो समुद्र में कितने पल्ले आ जाते वो हमको मिलेगा। ये समुद्र का क्षेत्रफल इतना है 6 ल यानी लाख, 6 लाख इंटू लाख यानी उसका वर्ग किया था ना इंटू 6 ल इंटू 10, ये करनी रूप यानी वर्ग रूप क्षेत्रफल मिला। इसका हमें वर्गमूल करेंगे, बाद में करेंगे अभी। तो इसको डिवाइडेड बाय पल्ले का भी वर्ग रूप क्षेत्रफल, इसको इसके डिवाइड करें एंड डिवाइडेड बाय नीचे पल्ले का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो पल्ले का कितना है 1/4 है ना, वो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व करने का है, इतना लिख लो आप। वैसे पुस्तक में जो लिखा है ना उसका ये अर्थ होता है। ये पुस्तक में बीच में लाइन उसमें बीच में लाइन नहीं है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है, क्योंकि उस पद्धति से पहले जमाने में लिखने की पद्धति थी। वो पद्धति संदृष्टि, वो पद्धति आपके समझ में आए इसलिए वहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल हमें मेंटेन करना है जो पुराने जमाने की बात है। अभी हमारी भाषा में ऐसा समझना उसको। वर्ग रूप क्षेत्रफल, समुद्र का वर्ग रूप क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय पल्ले का वर्ग रूप क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, ये जहाँ 6 ल 10 डिवाइडेड बाय 1/4 10 लिखा है, उसके आगे की लाइन यहाँ 10 करनी से 10 करनी का अपवर्तन करना, यानी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ एक और यहाँ एक, ऐसे सॉल्व करते हैं ना। अपनयन करना कहो, अपवर्तन करना, अपनयन है अपवर्तन करना है, उसको सॉल्व कर दो अपनी भाषा में। तो 10 ऊपर भी है नीचे भी है, तो उसको भाग दें, 10 एके 10, एक एक हो गया उसका। पुनश्च भागहार का भागहार, जैसे हमारे पास 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 4। यदि ऐसा है तो 4 है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, भागाकार का भागाकार मल्टीप्लिकेशन में जाता है। अभी 10 तो कैंसिल हो गए, 4 का क्या होगा, ऊपर चले जाएगी। 6 ल इंटू 6 ल इंटू हाँ इंटू 16 हो जाएगी वो। हाँ देखो, भागाकार का भागाकार व राशि का गुणकार होता है। इस न्याय से भागाकार 2 जगह 4 से, राशि के 2 जगह 6 को गुणा करना, यहाँ ऊपर चला जाएगा ना 4, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा। ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा, तो इसको 4 चौक 16 लिखने के बदले 24 इंटू 24 लिख दिया। तब पल्य गर्तों के प्रमाण का वर्ग होता है। ये पल्य नाम का जो गर्त है उसका वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये सारा वर्ग रूप क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या मिलेगी, हमें कितने गर्त समाते हैं उसका वर्ग मिलेगा। इसका हम वर्गमूल करेंगे तो समुद्र में पल्यों की संख्या मिलेगी। अभी क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग दिया ना, तो एक समुद्र में, लवण समुद्र में कितने पल्ले समाएंगे उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो अभी हमारा उत्तर क्या आया, ये 4 ऊपर चले गए तो 24 ल इंटू 24 ल, 24 ल इंटू 24 ल। इसका वर्गमूल करना है तो क्या लिखना, 24 ल आएगा। क्या नहीं, इसका वर्गमूल करने पर सर्वगर्तों का प्रमाण लाख गुना 24 लाख होता है। इसको 1000 योजन ऊंडाई से गुणा करने पर लवण समुद्र में पल्य गर्त के समान सर्वगर्तों का प्रमाण 24 ल गुणा 1000 होता है। क्योंकि हमने ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल निकाला था,
गहराई ली नहीं थी, इसलिए यहाँ गहराई ले ली। इसके अपने अपने विवक्षित पल्ले के रोम खंडों से गुणा करने पर गर्तों के रोमों का प्रमाण आता है। पहले में पहले कितने गर्त आ गए? 24 ल इंटू 1000। अब क्या करना है? पल्ले में रोम खंडों से गुणा करना है हमके। तो समुद्र में रोम खंडों की अभी संख्या आएगी हमें। पुनश्च 6 रोम जितना क्षेत्र रोकते हैं उतने क्षेत्र का जल निकालने में 25 समय व्यतीत होते हैं। क्या कहते हैं? 6 रोम जितना क्षेत्र रोकते हैं उतने क्षेत्र का जल निकालने में 25 समय व्यतीत होते हैं। तो सर्व रोमों के क्षेत्र का जल निकालने में कितने समय होंगे? ऐसा त्रैराशिक करना। पहले में पहले क्या किया था? 24 ल गुना 1000 गुना रोमखंड। अभी 6 रोमखंडों के लिए 25। तो सभी गर्तों के जो रोमों का हमने प्रमाण निकाला है उसमें कितने, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे ना उसको। वहां फल से इच्छा को गुणा करने। फल और इच्छा समझते हो क्या है? छह के लिए 25 समय, 6 रोमखंडों के लिए 25 समय। तो हमने कितने रोमखंड निकाले? 24 ल गुना 1000 मल्टीप्लाइड बाय वो 45 अंक प्रमाण रोमखंड। x के लिए कितने? तो यह है प्रमाण राशि, यह है फल राशि, यह है इच्छा राशि। हमें निकालना है लब्ध राशि। लब्ध राशि निकालनी है। तो इसका नाम है प्रमाण राशि, यह है फल राशि, यह है इच्छा राशि। जब त्रैराशिक लिखते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका गुणा करते और इसके भाग देते हैं। इच्छा राशि और फल राशि से गुणा करना, ऐसे क्रॉस में इसको गुणा करना और इस राशि के से भाग देते हैं, प्रमाण राशि से भाग देते हैं। यही कहते हैं यहाँ पर। फल से इच्छा को गुणा करके, यानी फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करके प्रमाण का भाग देने पर समयों का प्रमाण आता है। इतने समय लगेंगे वो रोम इतने निकालने के लिए। पूर्वोक्त अपने अपने समयों के प्रमाण से एक पल्ले होता है, तो इतने यहाँ समय हुए, उनके कितने पल्ले हो गए? ऐसा त्रैराशिक करने पर 10 कोड़ा-कोड़ी पल्लों का प्रमाण आता है। यानी यहाँ इसको क्या नक्की करना है? 10 कोड़ा-कोड़ी पल्ले आते हैं। इसलिए 10 कोड़ा-कोड़ी पल्लों के समूह का नाम सागर कहा है। देखो आगे पढ़ेंगे हम। पुनश्च अद्धा पल्ले की अर्धच्छेद राशि का विरलन करके, ये पहले फिर हमारी सूच्यंगुल जो आता है ना उसकी बात करेंगे। हमने अभी कल परसों देखा था सूच्यंगुल संख्या कैसे आती है, तो उसकी विरलन राशि और देय राशि क्या क्या है? विरलन राशि है प6, देय राशि प। उसके अर्धच्छेद निकाले तो प6 इंटू प6 हो जाएगा। देखो यहाँ वही बात बताते हैं। अद्धा पल्ले की अर्धच्छेद राशि का विरलन करके क्या कहते हैं? अद्धा पल्ले की अर्धच्छेद राशि का विरलन करके, विरलन करके यानी एक एक करके बिखेर कर, एक एक रूप के प्रति, रूप यानी एक संख्या, अद्धा पल्ले को देकर, यानी हर एक के ऊपर पल्ले संख्या लिख देना।
आधा पल्ले ने पल्ले। परस्पर गुणा करने पर सूच्यंगुल उपजता है। ये हमने कल भी देखा था। अंगुल सूच्यंगुल की संख्या कैसे निकालते हैं? तो पल्ले के अर्धच्छेद को बिखेर देना, विरलन करना और पल्ले राशि को उस पर देय रूप से दे देना, आपस में गुणा करके सूच्यंगुल आता है। यानी हमने पल्ले देखा, सागर देखा, अभी आगे वाली संख्या बता रहे, सूच्यंगुल, प्रत्रांगुल और घनांगुल। उपमा मान देख रहे हैं, उसमें से दो संख्या कौन सी देखी? पल्ले और सागर। अब क्या देख रहे हैं? सूच्यंगुल। हाँ हाँ, देखो उन्होंने त्रैराशिक कर दिया। वहां तो उन्होंने समयों का प्रमाण निकाला था। 6 रोम के लिए 25 समय, तो कितने रोम थे हमारे पास? केवल 45 अंक नहीं थे, 24 ल मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 45 अंक प्रमाण रोम थे। 6 के लिए 25, तो इतने के लिए कितने? तो टोटल समयों की संख्या आई। अब उस समयों को लेकर इतने समयों का एक पल्ले होता है, तो हमारे पास जितने समय आए उसमें कितने पल्ले हो गए? तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले आ गए। यानी सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले आते हैं। ये उन्होंने उसका क्षेत्रफल के नाप से निकाला। अभी सूच्यंगुल को बता रहे। देखो पल्ले जो हमें मालूम है ना, आधा पल्ले, तो वो द्विरूप वर्ग धारा में आता है। द्विरूप वर्ग धारा याद है ना? 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 16 का 256, वही लाइन आगे चलेगी। असंख्यात स्थान चले जाने पर पल्ले आता है, पल्ले की संख्या आती है। जितने असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले आया था, पल्ले का भी उतने ही बार आगे वर्ग करते जाओ तो जाके अंगुल आता है। उसको हम सूच्यंगुल कहते हैं। उसी को सूच्यंगुल कहते हैं। अंगुल कहो या सूच्यंगुल कहो। डॉक्टर साहब को शायद नहीं समझा होगा। हाँ, पल्ले और सागर की बात आपको फिर से सुननी है ना? पल्ले और सागर की बात ख्याल में आई? देखो यहाँ क्या किया हमने? सागर यानी लवण समुद्र का क्षेत्रफल निकाला। लवण समुद्र के क्षेत्रफल को यहाँ पर पल्ले के क्षेत्रफल से भाग दिया। क्षेत्रफल पहले निकाला, तो जो संख्या आई उसको इसकी ऊंडाई जो 1000 योजन है उससे मल्टीप्लाई किया। तो हमारा क्षेत्रफल कितना था? 24 ल इंटू 24 ल इंटू 10 था वर्ग रूप क्षेत्रफल, और डिवाइडेड बाय पल्ले का क्षेत्रफल 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 10 चले गए, कैंसिल हो गए ना दोनों। और फिर जो 1/4 था वो ऊपर चला गया 4, तो 6 ल था, उसके 24 ल 24 ल हो गए। अब उसका हमें स्क्वायर रूट करना है। 24 ल मल्टीप्लाइड बाय 24 ल, तो 24 ल आ जाएगा वर्गमूल। यानी ये तो हमें उसका क्षेत्रफल, वॉल्यूम, अभी उसको 1000 से 1000 योजन से गुणा करेंगे तो पूरा हमको मिल गया। 1000 योजन से क्यों गुणा करने का? उसकी डेप्थ है ना, उतने 1000 योजन है ना। मानेंगे कैसे? हाँ, वो तो ये एवरेज निकाले ना उन्होंने। साइड में तो कम होती है, बीच में जाके ज्यादा हो जाती है उसकी। तो फिर 1000 योजन अभी उसमें एक यानी उसमें पल्लों का प्रमाण आया हमें, इतने पल्ले होते हैं। अब एक पल्ले में इतने रोमखंड, तो इतने पल्लों में कितने हैं? कितने पल्ले हमारे? 24 ल इंटू 1000 इतने पल्ले मिले थे। उसमें रोमखंड उससे मल्टीप्लाइड बाय वो 45 अंक की संख्या। अभी 6 रोमखंड निकालने के लिए 25 समय, उतना जल निकालने के लिए, तो इतने के लिए कितने हो जाएंगे समय? तो वो पल्ले का समय, पल्ले की बात आई, समयों में पल्ले। तो इतने समयों का एक पल्ले, तो हमारे जो टोटल समय मिलेंगे उसमें कितने पल्ले आ जाएंगे? तो उसका उत्तर आएगा 10 कोड़ा कोड़ी।
कि उन्होंने डायरेक्ट आपको त्रैराशिक क्या है बताया, उसका उत्तर बता दिया। तो हमें ये पता चल गया कि एक सागर में 10 कोड़ा-कोड़ी पल्य आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 कोड़ा-कोड़ी सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा-कोड़ी पल्य इज इक्वल टू एक सागर। एक सागर। हाँ, तो हमने पल्य का भी माप देखा और अभी सागर का भी देखा। अभी 2 संख्या हमने देखी, उपमा मान में 2 संख्याएं देखी, यानी 2 पल्यपोम, पल्योपम, पल्य की उपमा दी है। सागरोपम, कौन से सागर की उपमा दी है? लवण समुद्र। अद्धा सागर उसका नाम है। हाँ। उपमा हमने लवण समुद्र की दी। अब यहाँ सुच्चंगुल की बात चलेगी। आधा सागर कोई भी निकालना है, अपना अपना। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखिए ये सुच्चंगुल है ना, सुच्चंगुल कैसे उपजता है, तो उसकी विरलन राशि क्या है और देय राशि क्या है। देखो विरलन राशि का अर्थ ऐसा है, देय राशि कितने बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे उसको कहेंगे नीचे की राशि, उसको कहेंगे विरलन राशि। तो यहाँ विरलन राशि है पल्ले के अर्धच्छेद और देय राशि है पल्य। तो पल्य इंटू पल्य इंटू पल्य इंटू पल्य कितनी बार? पल्ले के अर्धच्छेद बार। तो जो संख्या आएगी उसको हम कहेंगे सुच्चंगुल। ऐसे मैथमेटिक्स में इसे भी लिख सकते हैं कि पल्य रेस टू अर्धच्छेद ऑफ पल्य। बराबर, पल्य रेस टू पल्य का अर्धच्छेद, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ तीसरी लाइन पढ़ेंगे। एक प्रमाणांगुल प्रमाण लंबे, अंगुल की बात है ना, कौन सा अंगुल? प्रमाण अंगुल। एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊंचे क्षेत्र के इतने प्रदेश जानने। एक प्रदेश चौड़ा का अर्थ है एक सिंगल लाइन। कैसी लाइन चाहिए? एक प्रदेश थिकनेस वाली। एक प्रदेश थिकनेस वाली ऐसी अगर हम लाइन खींचते हैं तो उसमें एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, एक के आगे एक एक प्रदेश रख दो तो कितने प्रदेश हो गए? उस लंबाई का नाम है सुच्चंगुल, सूची अंगुल, यानी लीनियर उसकी बात है, लेंथ बताते, सिंगल प्रदेशी लेंथ। उसमें चौड़ाई ज्यादा नहीं लेनी है। उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसको प्रतरांगुल कहेंगे। देखो यहाँ पर एक प्रमाणांगुल प्रमाण लंबे, एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊंचे क्षेत्र के इतने प्रदेश जानने। जैसे पल्य का प्रमाण 16, ये मान लिया है, उसके अर्धच्छेद 4, उनका विरलन करके यानी 1 1 1 4 बार लिख के एक एक के प्रति पल्य 16 16 को देकर, पल्य हमने मान लिया 16 16, तो हर एक के जगह 16 16 16 16 लिखना। परस्पर गुणा करने पर पनट्ठी प्रमाण यानी 65,536 होता है। वैसे यहाँ जानना, ये तो दृष्टांत दिया, तो एक्चुअल यथार्थ में पल्य वाली जो संख्या है उसको रखना। अब ये सुच्चंगुल बता दिया उन्होंने। अब कहते हैं सुच्चंगुल का जो वर्ग 100 प्रतरांगुल है। प्रतरांगुल किसे कहना? सुच्चंगुल गुना सुच्चंगुल, वो है प्रतरांगुल। अभी हम कहते हैं ना स्क्वायर फुट किसको कहते हैं? 1 फुट बाय 1 फुट, तो हम क्या कहेंगे उसको? प्रतर फुट। यही है ना, स्क्वायर का अर्थ है प्रतर। 1 अंगुल चौड़े, 1 अंगुल लंबे और 1 प्रदेश ऊंचे। ऊंचाई ज्यादा नहीं लेनी, नहीं तो वो तो घन अंगुल हो जाएगा। 1 अंगुल अगर ऊंचाई लेते हैं तो वो घन रूप हो जाएगा। इतने क्षेत्र के प्रदेशों का इतना प्रमाण है। अभी जैसे ये समझाने के लिए बता रहे हैं, बादाल को पनट्ठी से गुणा करने पर क्या हुआ? आप कहाँ गए? सॉरी मैं नीचे चली गई। मैं घनांगुल की बात बता, मैं नीचे के पैराग्राफ में पढ़ने चली गई। देखो
ये हम प्रतरांगुल पढ़ रहे, मैं घनांगुल को पढ़ने में चली गई। पनट्ठी को पनट्ठी से गुणा करने पर बादाल होता है, उसका नाम है बादाल। पनट्ठी के वर्ग को बादाल कहते हैं, वैसे अंगुल के वर्ग को प्रतरांगुल कहते हैं। वैसे यहाँ सूच्यंगुल को सूच्यंगुल से गुणा करने पर प्रतरांगुल होता है। पुनश्च सूच्यंगुल का घन सो घनांगुल है, यानी सूच्यंगुल इंटू सूच्यंगुल इंटू सूच्यंगुल, या दूसरी भाषा में प्रतरांगुल इंटू सूच्यंगुल। एक अंगुल चौड़े, एक अंगुल लंबे, एक अंगुल ऊंचे क्षेत्र के प्रदेशों का इतना प्रमाण है। तीनों ही डायमेंशंस एक एक अंगुल वाले लिए। जैसे बादाल को पनट्ठी से गुणा करने पर पनट्ठी का घन होता है, वैसे प्रतरांगुल को सूच्यंगुल से गुणा करने पर घनांगुल होता है। जैसे हमारे पास 4 है, 4 का वर्ग 16, 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64 आते हैं, वो 4 का घन हो जाता है। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 का क्यूब हो जाता है। वैसे यहाँ समझ। तो अभी तक हमने पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल इतने देख लिए। हाँ, अंगुल यानी वो कौन सा अंगुल लेना है यहाँ पर, जिसको उच्छेदांगुल कहते हैं। वो 8 यव का एक अंगुल होता है, और प्रमाणांगुल इस अंगुल से 500 गुना बड़ा होता है। हाँ, और वो कैसा है, तो अवसर्पिणी के पहले चक्रवर्ती के अंगुल का प्रमाण है वो। कल ये 241 पेज पर ये सारी एग्जाम्पल के लिए बताया। जैसे हमने 4 का एग्जाम्पल लिया, वैसी है। आगे कौन सी संख्या है, जगत श्रेणी को बताएंगे। हमने जगत श्रेणी कैसे निकाले थे, उसके लिए विरलन क्या देखा था और देय क्या देखा था, याद है? देय में तो घनांगुल दिया था, और यहाँ पछे का असंख्यात्वा भाग दिया था, याद होगा तो। अब यहाँ पढ़ेंगे ना, यहाँ बता रहे फिर से। अद्धा पल्ले के जितने अर्धच्छेद, यानी जिसको हम पछे कहा था हमने, उसके असंख्यात्वे भाग का जो प्रमाण, यानी पछे डिवाइडेड बाय असंख्यात। पल्ले के अर्धच्छेद को हमने पछे कहा था, तो पछे डिवाइडेड बाय जो असंख्यात है उसका विरलन करना। विरलन राशि क्या है, पल्ले के अर्धच्छेदों का असंख्यात्वा भाग, यह है हमारी विरलन राशि। तो इतनी बार कौन सी राशि का आपस में गुणाकर करना है, एक एक के प्रति घनांगुल को देकर। अभी हमने निकाला था ना घनांगुल, तो घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल, कितनी बार, पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात्वे भाग बार। घनांगुल कितनी बार, पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग। कोई एक विशिष्ट असंख्यात राशि है, तो इतनी असंख्यात बार घनांगुल को आपस में गुणा करेंगे तो जाके जगत श्रेणी आएगी, यानी 7 राजू का प्रमाण आएगा एक सिंगल लाइन में। क्षेत्र खंडन विधान से हीनादिक को समान करने पर लोक का लंबा श्रेणीबद्ध प्रदेशों का प्रमाण इतना है। देखो इस वाक्य का अर्थ हम देखते हैं। क्षेत्र खंडन विधान करना, इसका अर्थ क्या है? हाँ, क्या कहते हैं? एवरेज नहीं, क्षेत्र खंडन करना है ने। देखो हमारे पास कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र है, मान लेते ऐसा क्षेत्र है, तो हमने क्या किया, इसको निकाला और यहाँ फिट कर दिया, या अन्य यहाँ फिट कर दिया, तो उसके अलग शेप हो जाता है। एक क्षेत्र यहाँ से निकाला और दूसरी जगह फिट कर। ऐसे ही हमारा जो लोकाकाश है, ऐसा है ना,
अब इसको सभी जगह से ऐसा बराबर कर दो, या उसके एग्जैक्ट पीसेस बनाकर भी उन्होंने निकाले, इसके करो, इसके करो, इसको इधर फिट करो, इसको इधर फिट करो। ऐसा करने पर क्या होता है, तो 7 गुना 7 गुना 7 ऐसा पूरा क्यूबिकल आ जाता है उसका। सब जगह से उसको इक्वलाइज करो, उसको कहेंगे क्षेत्र खंडन विधान। कौन सा पीस कहाँ जोड़ देना, वो सारा ही त्रिलोक सार में इसका सब रचना करके बताएंगे। एक एक पीस हमने धवला में भी देखा था, चौथे भाग में। तो ये जो एक सिंगल लाइन में है 7 राजू वाले, इसको कहेंगे जगत श्रेणी। श्रेणी यानी पंक्ति, सिंगल लाइन, एक प्रदेश वाली सिंगल लाइन। अगर हम देखेंगे तो 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, इसमें कितने प्रदेश है, कितने असंख्यात है, तो उसको कहेंगे 7 राजू, जगत श्रेणी। देखो, क्षेत्र खंडन विधान से हीनादिक को समान करने पर, ये हीनादिक है ना, ये हीन है यहाँ, या यहाँ ज्यादा है, तो सब जगह हम इक्वलाइज करेंगे, उसको समान करेंगे। तो लोक का यानी लोक यानी जो पूरा एक लोक हम कहते हैं, घन लोक कहते हैं, या जगत घन कहेंगे, उसका लंबा श्रेणीबद्ध प्रदेशों का प्रमाण इतना है। श्रेणीबद्ध है एक लाइन में, एक सिंगल लाइन में कितने प्रदेश हो गए, तो उसको कहेंगे जगत श्रेणी। क्योंकि जगत श्रेणी का 7वां भाग राजू है, उसको ही राजू कहते हैं। हम कहते नहीं इतना किया, मध्य लोक में 1 राजू है ऐसा, 7 राजू है ऐसा, जो राजू का प्रमाण है वो इतना बड़ा है। 7 राजू का घन प्रमाण लोक है, समझे, 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू, 343 घन राजू, ये लोक का प्रमाण है राजू में। जैसे पल्ले का अर्धच्छेद 4, अभी समझाने के लिए 4 लिया, पल्ले के अर्धच्छेद 4 मान लिए, उसका असंख्यात्वा भाग 2, वो भी समझाने के लिए। वो कैसे आया? कौन सा? असंख्यात वाला भाग 2 मान लिया, उसका तो दूसरा ही भाग है ना। हाँ, तो उसके लिए असंख्यात का प्रमाण 2 मान लिया उन्होंने। सो 2 जगह पनट्ठी गुना बादाल को मानकर, देखो पहले इसमें ये संदृष्टि उन्होंने माननी थी। देखो ये पहले 245 पृष्ठ निकालना। जब हमने उस उच्चंगुल निकाला था नीचे से तीसरे पैराग्राफ में, पल्ले का प्रमाण कितना मान लिया था, लिखा है ना वह, पल्ले का प्रमाण 16 लिखा है ना, उसके अर्धच्छेद 4। अब यह भी वही संदृष्टि लिए और उसका असंख्यात्वा भाग 2 मान लिया, बराबर। अब उसके आगे घनांगुल, हमारी संदृष्टि में घनांगुल कितना आया था, देखो बादल को पनट्टी से गुणा किया था, यानी पनट्टी का घन हुआ ना। हाँ, पनट्टी का घन था। अब यहाँ क्या करना है, वही संदृष्टि यहाँ लागू की है। हाँ, देखो जैसे 240 पृष्ठ पर चौथी लाइन, पल्ले का अर्धच्छेद 4, उसका असंख्यात्वा भाग 2 जगह पनट्टी गुना बादाल को मानकर, यानी पनट्टी के घन को लिखकर परस्पर गुणा करने पर विवक्षित प्रमाण होता है। विवक्षित यानी पनट्टी रेस टू 3 था, वो पनट्टी रेस टू 6 हो जाएगा। हाँ, वैसे यहाँ भी जगत श्रेणी का प्रमाण जानना। यहाँ घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल कितनी बार, पल्ले के अर्धच्छेद बार, पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात भाग बार, वो उसकी विरलन राशि है ना। 4 तो हमें समझाने के लिए बताया उन्होंने, 4 का भी असंख्यात्वा भाग लिया था यहाँ।
एक संख्या मूल में तो हमें तो उसका कुछ एहसास नहीं होता, परंतु गणित कैसा करना है वो समझाने के लिए छोटी छोटी संख्या लेकर हमें समझाते हैं। पुनश्च जगत श्रेणी का वर्ग वह जगत प्रतर है। जैसे सूचंगुल का वर्ग क्या था? प्रतरांगुल था। अब यहाँ जगत श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर है। क्षेत्रखंडन विधान से हेनाधिक समान करने पर लंबे चौड़े लोक के प्रदेशों का इतना प्रमाण है, यानी 7 राजू गुना 7 राजू कितना होगा? 49 क्या? हाँ, स्क्वायर राजू वर्ग है ना। आपने घर कितना लिया था? हम कहते ना इतने स्क्वायर फुट, उसमें लंबाई हाँ चौड़ाई 49 फुट स्क्वायर फुट, 49 स्क्वायर राजू। भावार्थ यह है कि जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करने पर जगत प्रतर होता है। ये हमें तो नाम किसका क्या है उतना ही लेना है। ये बार बार ये संख्या उनका कुछ गणित आने वाला नहीं है। उपमा मान में कौन कौन सी संख्या है? तो पल्य है, सागर है, सुचंगुल है, प्रत्रांगुल है, घनांगुल है, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और अब आने वाला जगत घन या लोक। तो जगत श्रेणी का घन वह लोक है। लंबे चौड़े ऊंचे सर्वलोक के प्रदेशों का प्रमाण इतना है। भावार्थ यह है जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करने पर लोक का प्रमाण होता है, उसका घन करना है। अब इनके अर्धच्छेद और वर्ग शलाकाओं का प्रमाण कहते हैं। अर्धच्छेद किसको कहना और वर्ग शलाका किसको कहना? देखो हम थोड़ा देखते हैं। हमारे पास 16 संख्या है। जो 16 संख्या है द्विरूप वर्गधारा में अगर हमको देखना है तो पहली संख्या है 4, दूसरी है 16। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो इसकी वर्ग शलाका है 2। परंतु अर्धच्छेद किसको कहना? कितनी बार इसको 2-2 से भाग देने पर एक आता है, या कितनी बार 2 से आपस में गुणा करने पर ये संख्या आती है? तो 2। तो इसकी अर्धच्छेद राशि है 2। 4 की है 2 और 16 की है 4। ये अर्धच्छेद राशि समझ में आती है। अर्धच्छेद राशि सरला बे। अब यहाँ जो हमने संख्याएं देखी है उसकी वर्ग शलाका और अर्धच्छेद राशि बताएंगे। वहां प्रथम अद्धापल्य के अर्धच्छेद द्विरूप वर्गधारा में अद्धापल्य के स्थान से पहले असंख्यात वर्ग स्थान नीचे उतरकर जो राशि हुई उस प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं? अर्धच्छेद की बात चल रही है ना अभी हम यहाँ देखते हैं 16 के अर्धच्छेद 4, 256 के 8 और 50 के 16। मैं जानबूझकर इसको अंग्रेजी में लिखा है। तो 50 की जो अर्धच्छेद राशि है वो कितने वर्ग स्थान पहले आई है? सरला बेन आपको बताना है। 50 की अर्धच्छेद राशि क्या है? 16। वो कितने वर्ग स्थान पहले आई है? यहाँ पर है, इसका वर्ग स्थान है 4, तो ये 2 स्थान पहले आई है। वैसे एक्चुअली जो पल्य ये द्विरूप वर्गधारा में आगे जाके पल्य आने वाला है और उसके पहले उसकी पछे राशि आने वाली उसी धारा में, तो कितने वर्ग स्थान जाएंगे बीच में? तो असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे। यानी पछे का वर्ग करो वर्ग करो वर्ग करो वर्ग करो वर्ग करो, तब जाके असंख्यात स्थान जाने के बाद पल्य राशि आएगी।
यहाँ तो दो ही का डिफरेंस पड़ेगा उसमें। इसके अर्धच्छेद राशि यहाँ पर है 2 स्थान पहले, और यहाँ कितने पहले? असंख्यात वर्ग स्थान पहले। नीचे उतर नीचे ने उसके पूर्व में, नीचे का अर्थ पूर्व में। तथा अद्धापल्य की वर्गशलाका उसी द्विरूप वर्ग धारा में उस पल्ले ही के अर्धच्छेद स्थान से पहले असंख्यात वर्ग स्थान नीचे उतरकर उपजी है। अब मुझे बताना, यहाँ जो हमने वर्गशलाका देखी थी, पनट्टी की वर्गशलाका कितनी है? वो कितने अर्धच्छेद से कितने वर्ग स्थान पहले आई थी? 1 स्थान पहले आई। पल्ले के अर्धच्छेद और पल्ले की वर्गशलाका, इसके बीच में कितने स्थान है? तो असंख्यात स्थान है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आदि होती है ना, तो उसके बीच में पहले वर्गशलाका आएगी। असंख्यात स्थान जाने पर अर्धच्छेद राशि आई, फिर असंख्यात स्थान चले जाने पर पल्ले की राशि आई। इतना हमको समझना है, यानी उसका हमें थोड़ा एहसास हो जाए कि ये राशि कितनी बड़ी है। हाँ, तथा अद्धापल की वर्ग राशि हमने देखी ना, उसी द्विरूप वर्ग धारा में उस पल्ले ही के अर्धच्छेद स्थान से पहले असंख्यात वर्ग स्थान नीचे उतरकर उपजी है। अब मेरा प्रश्न है, सागर ये जो वैल्यू है कौन सी धारा में आती है? द्विरूप में आती है, द्विरूप घन धारा में आती है कि घनाघन धारा में आती है? आप कहेंगे? मालूम नहीं, बोलो मिलिंद भाई बोलो। आप पढ़कर आए ना? नहीं पढ़ा, आगे इतने नहीं गए। मेरा प्रश्न क्या है, सागर कौन सी धारा में आता है? हाँ, वर्ग धारा में। अरविंद भाई आप क्या कहते हैं? सभी धारा में आता है। सागर की संख्या कौन सी धारा में आएगी? सर्वधारा, वो पहली धारा उसमें आती है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या इन तीनों धारा में सर्वधारा में कह रहे हैं? वो आगे पढ़कर नहीं समझ। द्विरूप वर्ग धारा में आती है कि नहीं आती है सरला बहन? द्विरूप वर्ग धारा में पल आएगी। द्विरूप वर्ग धारा में पल्ले आया है। पल्ले के नेक्स्ट स्थान क्या है? पल्ले का नेक्स्ट स्थान क्या है? पल्ले का वर्ग, पल्ले का स्क्वायर। पल्ले इंटू पल्ले इज इक्वल टू पल्ले स्क्वायर। और सागर कितना आएगा? पल्ले इंटू 10 कोड़ा कोड़ी, कुछ नहीं, संख्यात पल्ले इज इक्वल टू सागर। संख्यात पल्ले इज इक्वल टू सागर, और पल्ले का स्क्वायर इज इक्वल टू आगे वाली संख्या। तो सागर कहीं यहीं इस धारा में नहीं आने वाला, ना ही द्विरूप घन धारा में आएगा, ना ही घनाघन धारा में आएगा। कहाँ आएगा वो हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। दोषी से नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो विज्ञानं नमो वैष्णवतां नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो विज्ञानं नमो वैष्णवतां